नमस्कार दोस्तों, सफलता की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश स्पेशल को कर रहे थे और आज हम पर्यावरण और वन्य जीव को उत्तर प्रदेश के देखेंगे और साथ में जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है यानी उत्तर प्रदेश का जो ISFR जो आंकड़ा है 2023 वाला, उसको हम देखेंगे। ठीक है, और जो नए टाइगर रिजर्व हैं उनको भी इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं जो नए हैं उनको नोट्स दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए और आपके दिमाग के लिए दोनों के लिए सूटेबल हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे से नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं और पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ना आपको कोई पैसा देना है ना कुछ करना है, सिर्फ एक प्यारा सपोर्ट करेंगे और हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एनीवे शुरू करते हैं। तो 2023 की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो हरित आवरण था वो कुल हरित आवरण इक्वल टू वन आवरण और प्लस में वृक्षावरण। ठीक है, अगर हम सिर्फ हरित आवरण की बात करें तो ये था 23,0996 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी जो राज्य है उत्तर प्रदेश उसका लगभग 9.96%, यानी कि मोटा मोटा 10% आप मान के चल सकते हैं। वहीं अगर वनावरण की बात करें तो ये लगभग इतना था 15,045, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण तो ये 8,950.92 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो ये कुछ ISFR का जो आंकड़ा था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि वृद्धि देखने को मिली है। यूपी में भारत दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, अब बात करें वन आवरण का वर्गीकरण कैसे होता है। ठीक है, देखो कई आधार होते हैं, जैसे कि अत्यधिक सघन वन यानी VDFS। ठीक है, इनका घनत्व कितना होता है, 70% होता है और ये लगभग 2,688 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। मध्यम, देखिए यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है। ठीक है, सघन वन कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब जगह जगह पे उसके आसपास में ही आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। वहीं मध्यम सघन की बात करें तो थोड़ी दूरी पे मिल जाते हैं आपको देखने को। वहीं खुले वन की बात करें तो खुला वन काफ़ी दूर दूर होता है, जैसे कि आपके यहाँ बाग बगीचा होता है। ठीक है, झाड़ी वाले क्षेत्र तो आप जानते हैं, जैसे कुछ झाड़ी दिखती हैं, राजस्थान जम्मू कश्मीर वगैरह कुछ इलाके हो गए। ठीक है, तो मध्यम सघन वन की बात करें तो ये लगभग 40% है, 40-70% है। खुले वन की बात करें यानी तो ये लगभग 10 से 40% है। वहीं झाड़ी क्षेत्र की बात करें तो ये लगभग 10 से कम है। ठीक है, 10 से भी कम है झाड़ी वाला क्षेत्र। 54 जिलों में VDF यानी अत्यंत सघन वन का पूर्ण अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि लखनऊ और बनारस में आपको पूर्ण अभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी अत्यंत सघन वन का यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। जिलेवार देखते हैं तो सर्वाधिक जो वनावरण है टॉप 3 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर। ठीक है, सबसे टॉप पे कौन है, सोनभद्र है, जिसमें कितना है 2,407.87 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद खीरी और फिर मिर्ज़ापुर। ठीक है, हरित आवरण वृद्धि शेष झांसी है। ठीक है, हरित आवरण में, और एकड़ की बात करें तो इतना 8,597 एकड़ है। ठीक है, और उसके बाद में अमरोहा आता है। वहीं न्यूनतम आवरण की बात करें, ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा है, मऊ है। ठीक है, फिर है वाराणसी। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक वनावरण टॉप 3 में सोनभद्र, खीरी और मिर्ज़ापुर। उसके बाद न्यूनतम में मऊ और आपका वाराणसी। ठीक है, अब इन सबके संरक्षण का भी प्रयास किया गया था और उसके साथ चुनौतियां भी कुछ थी, उनको भी देखेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए सरकारी पहल क्या हुई है कि मेगा वृक्षारोपण अभियान चालू किया गया, जिसमें 7 वर्षों में लगभग 210 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा वृक्षारोपण लगाने का प्रयास किया गया, जिसमें से अभी तक 7 वर्षों में 210 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। और इसके साथ एक योजना भी चली, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, आप सबने सुना जरूर होगा। अभियान द्वारा जन भागीदारी को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से तो उसको इमोशन के साथ जोड़ना जरूरी होता है। ठीक है, और माँ से बड़ा इमोशन कौन हो सकता है, तो इसलिए सरकार ने नाम ही रखा एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, तो इमोशन जुड़ गया तो लगभग सभी ने लगाया। अब रही बात इसकी चुनौतियाँ क्या क्या थी। ठीक है, देखो शहरी क्षेत्रों में
जैसे लखनऊ वाराणसी में अत्यधिक घने वनों का अभाव देखने को मिलता है, हमने अभी ऊपर देखा। उसके बाद मऊ बनारस में केंद्रित हस्तक्षेप की आवश्यकता देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब कई जगहों पे जो लोग हैं वो भी लगा नहीं देते थे, क्योंकि उनको इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। अब बात करें वन्य जीव, ठीक है, जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है, जैसे कि घड़ियाल, ठीक है। इसका चेहरा आप देख रहे हैं कितना भयानक है, लंबा सा है। चंबल और घाघरा नदी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो घड़ियाल कहाँ मिलता है? चंबल और घाघरा नदी में मिलता है, ठीक है। भारतीय गिद्ध प्रजातियों की बात करें तो ये 2002 में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में आ गया था, ठीक है। भारतीय जो गिद्ध प्रजाति हैं ये 2002 में क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आ गया था। उसके बाद बात करें सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय, क्वेश्चन कई बार आया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ये घास के मैदानों में रहते हैं और शिकार से इनको खतरा होता है, शिकार आती है, एक जयू है, उससे इनको खतरा रहता है, ठीक है। इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल ये नदियों और आर्द्र भूमियों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब ये नदियों और जो वेटलैंड्स हैं वे देखने को मिलते हैं। ये प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हैं और इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। स्पेसिफिक ये यूपी की बात हो रही है। वन्य जीव स्थिति और एजेंडे और वल्नरेबल की बात कर लेते हैं। वल्नरेबल मतलब वल्नरेबल जो जीव जंतु हैं, इंडेंजर्ड और ये वल्नरेबल। तो इंडेंजर्ड में क्या है, जैसे कि बंगाल टाइगर जो कि आपका पीलीभीत के दुधवा नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। भारतीय पेंगोलिन, ठीक है, जो कि मांस का शिकार के लिए जानी जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन, तो ये जल प्रदूषण से ये खतरे में देखने को मिली है, ठीक है। क्या है, जल प्रदूषण काफ़ी गंगा नदी में आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, तो उससे ये इसका जो जीवन है वो खतरा है, इसलिए ये इंडेंजर में है। हुलूक गिब्बन, तो ये उत्तरी पूर्वी हिस्से में है, कहाँ है? उत्तरी पूर्वी हिस्से में है। हिमालयी कस्तूरी मृग, ये औषधीय उपयोगी में काफ़ी यूज होता है। हिमालय की जो होता है एक सेकेंड, तो जो हिमालय जो कस्तूरी मृग है इसका काफ़ी बड़े पैमाने पे सेल होता है फॉरेन में। तो ये सब जो हैं जैसे बंगाल टाइगर, भारतीय पेंगुलिन, गंगा नदी डॉल्फिन और हुलूक गिब्बन, हिमालय कस्तूरी मृग, तो ये इंडेंजर्ड में है, ठीक है। अब बात करते हैं वल्नरेबल की, तो जैसे कि भारतीय गैंडा, ठीक है, ये तराई क्षेत्र में और दुधवा के मुख्य केंद्र में देखने को मिलता है, यानी पीलीभीत वाले क्षेत्र में। सारस क्रेन या फिर क्रेन, ठीक है, देखिए ये दो एक ही नाम है, सारस कह लीजिए या फिर क्रेन कह लीजिए। ये क्या है, भारत का नहीं, यूपी का राजकीय पक्षी भी है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ठीक है, देखिए ये कहाँ गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और हॉर्नबिल दो अलग अलग, यहाँ पे हमने देखा था शायद, ये रहा, ठीक है। तो ये अलग है और ये अलग है। 4 हॉर्नड एंटीलोप, ठीक है, तो ये चौसिंघा एक होता है हिरन, तो ये भी वल्नरेबल श्रेणी में आता है। अब बात करें प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो देखिए चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली में है। ये क्या है, सबसे पुराना है तो कितना पुराना है, तो ये है आपका आज़ादी के 10 साल बाद का है, यानी 1957 का है। आज़ादी कब मिली थी? 1947 में मिली थी, ठीक है। याद कैसे करेंगे, देखिए चा से चंद्र और चा से चंदौली, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, चा से चंद्र और चा से चंदौली, ठीक है। बात करें हस्तिनापुर अभ्यारण्य की, ठीक है, जो कि ये सबसे बड़ा और बहु जिला वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें आपका मेरठ, मुजफ्फरपुर, बिजनौर शामिल हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा हो जाता है और साथ में कई सारे जिलों को आपस में कनेक्ट करता है। और ये इसका इस्टेब्लिशमेंट 1986 में होता है। कब होता है? 1986 में। बात करें कछुआ अभ्यारण्य की, ठीक है, तो ये कहाँ है? ये है बनारस में है। कब होता है? 1989 में। और ये गंगा डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है, जो कछुआ अभ्यारण्य यहाँ गंगा डॉल्फिन भी देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका आगरा और इटावा में देखने को मिलता है। यहाँ पे मगरमच्छ, घड़ियाल और डॉल्फिन जीव देखने को मिलेंगे। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले इलाके में देखने को मिलता है। यहाँ पे तेंदुआ और ब्लैक हिरन यहाँ पे देखने को, ब्लैक मृग, काला हिरन देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करें कुल लगभग प्रमुख जो हैं वो 11 अभ्यारण्य हैं। कहाँ हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टाइगर्स की, ठीक है। टाइगर जो पॉपुलेशन है उसको ट्रेंड को देख लेते हैं। देखिए कुल जनसंख्या में 18.49% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है,
ठीक है। 2023 के आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ। देखो 2018 में कितना था, 173 बाघ थे, ठीक है। उसके बाद 2022 में कितना हो गया, 205 हो गया, ठीक है। तो कितने परसेंट वृद्धि हुई है, लगभग 19% मान लीजिए मोटा मोटा, ठीक है, 18.5%, ठीक है। यूपी में अब 2 हाथी रिजर्व भी हो गए हैं, ठीक है। तराई हाथी रिजर्व और उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व देखने को मिला है। तराई में 2 हाथी रिजर्व हैं, अभी हम आगे उसको देखेंगे, ठीक है। टाइगर रिजर्व का नेटवर्क देख लेते हैं। देखो पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 की बात करें, ये स्टेब्लिश होता है। सीमाएं कब हैं, उत्तरी सीमा भारत नेपाल बॉर्डर से लगती है, दक्षिणी सीमा शारदा रिवर से लगती है, और यहाँ पे खाकरा नदियाँ भी आके मिलती हैं। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें जो कि बिजनौर में है, और ये 2012 में स्टेब्लिश होता है, ठीक है। कॉर्बेट का बफर क्षेत्र इसमें आता है, और हाथी बाघ जैसे देखने को यहाँ पे को मिल जाते हैं। यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है। रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें जो कि चित्रकूट में आता है, 2022 में स्टेब्लिशमेंट होता है, और ये भारत का इसी के साथ में 53वां बाघ अभयारण्य भी बन जाता है। ये उत्तरी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्टेब्लिश वर्ष और उसके जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने बता दिए। अब बात करते हैं दुधवा का जो इकोसिस्टम है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो यह विशाल जड़ोल मैदान का बाग है, भारतीय गैंडा और स्वैम्प डियर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे है, भारतीय गैंडा, स्वैम्प डियर और मैदानी जो बाघ है उनके लिए जाना जाता है, ठीक है। देखो कुछ ये आपका मान लीजिए दुधवा नेशनल पार्क है, तो ये टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ है, लखीमपुर खीरी और बहराइच में आता है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक यूपी का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें 38 स्तनधारी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। साथ में इसमें 3 हैं, एक तो किशनपुर अभयारण्य इसी में ऐड है, करतनिया घाट अभयारण्य इसी में ऐड है, और दुधवा तो आपका है ही, ठीक है। 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, ठीक है। और यहाँ बात करें तो यहाँ महानदी से कनेक्ट है ये, ठीक है, इस साइड से, और उसके बाद फिर जो इसके इधर आता है ये आपका दुआ वाला क्षेत्र आता है, ठीक है, यानी डूबा हुआ क्षेत्र, यहाँ पे पानी वगैरह भर जाता है। तो आपका यहाँ पे हमने कवर कर लिया है, और ऐसे ही हमने बहुत सारे जितने भी यूपी स्पेशल है अभी हमने कवर कर दी है। आपकी 1-2 वीडियो मात्र और बची हैं जो कि यूपी स्पेशल आएंगी, लगभग पूरी यूपी स्पेशल आपकी समाप्त हो चुकी है। अब आगे हम पॉलिटी या हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, ठीक है। आप कमेंट बताइएगा आपको पहले कैसे कौन सा कवर किया जाए, ठीक है, सजेशन जरूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पीडीएफ के लिए मैं बता चुका हूँ कहाँ से मिलेगी, तो टेलीग्राम से मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।